मैं हूं अनुप कुमार और स्वागत है आपका वीवीआई क्वेश्चन सीरीज 10th बीएससीबी में। आज का वीवीआई क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है ना। और ये कब कब पूछा गया है ये मैं लिख दिया हूं आपको। देखिए, √3 को पूछा गया है 14, 17 और 18 में, 2 को पूछा गया है 11, 18 और 20 में और 5 को पूछा गया है 15, 18 में। अब फिर कहेंगे कि इसमें 19 नहीं दिख रहा, कहीं भी 21 नहीं दिख रहा, तो 21 और 19 में क्या पूछा गया? तो मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं, 21 और 19 में ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं, 2 + √3 लाइक दिस, है ना, या फिर यही 2 + 3√5 ऐसा। मतलब आप इतना समझिए कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक पूछना है, पूछा ही जाएगा आपसे, आपको बताना है, इसको सिद्ध करना है। या तो वो सिंपली रूट के अंदर में कोई भी एक पूर्णांक हो सकता है ना, कोई भी एक इंटीजर्स हो सकते हैं, कोई भी एक पूर्णांक पूछ लेंगे, और या तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेंगे और सिद्ध करना आसान है। मैं तो चाहूंगा कि भगवान करे कि आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि इसको सिद्ध करना बड़ा आसान है कंपेयर टू दीज। तो √3 को सिद्ध करना आसान है। ये भी दुनिया में हर कुछ तो आसान ही है, अगर उसको सीख कर करते हैं तो बड़ा आसान हो जाता है। बहरहाल शुरू करते हैं √3 को, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि ये तीनों नेक्स्ट वीडियो में, किसी छोटे छोटे वीडियो में ये बन जाए और इसको भी हम लोग सिद्ध कर लेंगे। तो 2-3 वीडियो आप देख लीजिएगा अच्छा से, तो कोई भी क्वेश्चन वो देंगे तब आसानी से बना सकते हैं। बट मैं कहूंगा अगर 2022 में अगर आपका एग्जाम होगा तो देखिए 18, 20 फिर 22 ये बन सकता है ना, या फिर 18 के बाद ये भी पूछा जा सकता है, या 18 के बाद ये भी पूछा जा सकता है। इट मींस 22 में ऐसा ही क्वेश्चन आने का ज्यादा उम्मीद है अकॉर्डिंग टू पैटर्न। शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को और उसके बाद इसको हम लोग बनाएंगे, है ना। और अगर इस चैनल पे आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, जो बहुत ही कम समय में अगर चाहता है कि उसका भी तैयारी हो जाए। अभी मैथ का वीडियो है, एक साइंस का भी अपलोड हुआ है, और भी मैथ साइंस का हम लोग कर रहे हैं फिलहाल। चलिए तो शुरू करते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करें। तो सिद्ध करने का क्या मतलब होता है, बेसिक बात इसको हम समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि यह एक बंदा है जिस पर एक क्लेम है, आरोप लगाया गया है, एक व्यक्ति ने लगाया कि जैसे राम ने आरोप लगाया, हालांकि राम शब्द बड़ा ही पवित्र शब्द है, इसको हटा देते हैं, इसको काट दीजिएगा, है ना। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सिद्ध करने का क्या मतलब होता है। तो आप ये मान के चलिए कि यह एक कोई अमुक व्यक्ति है और इन पर एक आरोप है कि इन्होंने चोरी किया है, और ये व्यक्ति बोल रहे हैं कि हमने चोरी नहीं किया, और जिसके घर से चोरी किए हैं वो बोल रहा है कि नहीं आप ही ने किया। 2-4 लोगों को बुलाया और कह रहा है कि ये बंदा चोर है, और ये बोल रहे हैं कि हम चोर नहीं है। तो फिर केस होगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार तो फिर केस होगा, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जब तक व्यक्ति को चोर सिद्ध न हो जाता, चोरी सिद्ध न हो जाता, तब तक उसे चोर नहीं मानेंगे। तो ये व्यक्ति अभी तक चोर नहीं है और केस चलता रहेगा कोर्ट में, कई वर्षों तक चलेगा। फिर बाद में प्रमाण के आधार पर यह कहा जाएगा कि यह व्यक्ति चोर है या नहीं है। यदि प्रमाणित यह हो जाए कि यह व्यक्ति चोर है तो कहेंगे कि यह व्यक्ति चोर है, इसने ही चोरी किया है? तो इसी प्रकार से सिद्ध करने वाला क्वेश्चन में होता है कि आपको प्रमाण देना पड़ता है ना। तो इस प्रमाण को कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आप हमको बताइए कि क्या इसको पहले ही चोर मान लिया गया? तो आंसर है नहीं। तो क्या माना गया कि पहले बढ़िया आदमी था और तब केस चलाया जा रहा है, अब बाद में चोरी सिद्ध हो गया तो कहेंगे कि यह एक चोर है। इसी तरह से यह क्वेश्चन अपरिमेय तो है, बस केस है, सामने वाला कह रहा है कि अपरिमेय है, सिद्ध करिए। ये बात हम लोग को भी पता है, लेकिन हम मान लेंगे कि यह अपरिमेय नहीं है, यह परिमेय है, मान लेंगे, है ना, तभी तो सिद्ध करेंगे। और मान लेंगे कि यह परिमेय है और उसी के आधार पर प्रमाण देंगे, और कुछ हमको विरोधाभास प्राप्त होगा और उसी के आधार पर हम कह देंगे कि ऐसा गणित में नहीं होता है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। बस यही करना है ना। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि यह परिमेय संख्या है। तो हम लिखते हैं
क्वेश्चन नंबर किसी एक को लेते हैं, है ना, और मैं आपको जानकारी के बताऊं, कोई भी एक सिद्ध कर लेंगे तो सारा क्वेश्चन सिद्ध हो जाता है, बट एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। माना √3 एक परिमेय संख्या है, ये सबसे पहले हमें लिखना है। माना √3 एक परिमेय संख्या है, और जैसा कि मुझे पता है कि आपको ये बात पता है कि परिमेय संख्या जो होती है वह होता है P/Q के रूप में उसे लिख सकते हैं। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि √3 बराबर A/B लिख दें, मतलब कि A/B के रूप में लिख सकते हैं, R/S के रूप में लिख सकते हैं, या P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वही परिमेय संख्या होता है जहां की A और B क्या है, पूर्णांक होता है। तो माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √3 बराबर P/Q, या फिर लिखेगा A/B। A/B भी लिखिए, क्या दिक्कत। मैथ किसी के बाप का तो है नहीं वो जिस तरह से आप बनाना चाहे उस तरह से बना सकते हैं, है ना। तो इसलिए √3 बराबर A/B, और यहां पे लिखेंगे जहां A व B पूर्णांक है। ये बात लिखना है, A व B क्या है, पूर्णांक है। और साथ ही ये बात लिखना है कि Q बराबर नहीं है 0 के। Q बराबर 0 नहीं कहने का मतलब क्या है कि किसी भी भिन्न में हर में 0 नहीं होना चाहिए, है ना। अगर हर में 0 दे देंगे तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ये कल्पना है कि A और B जो है वो पूर्णांक होना ही होना चाहिए, जो कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि आपको पता है ना कि 0 भी एक पूर्णांक है, तो सब पूर्णांक ठीक है, लेकिन B के स्थान पर 0 ना आना चाहिए, है ना। और इसी में साथ में ये बात भी लिखना है, तथा A व B सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। अब ये अभाज्य, सह अभाज्य क्या मतलब हुआ, है ना। यह कौन सी नया बात आ गई। तो सह अभाज्य मतलब क्या हुआ, इसको जान लीजिए। इसी बात को हम लिख सकते हैं कि HCF ऑफ A, B = 1, इसी को बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। शायद आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो इसको मैं आपको बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसी को आधार बनाकर हमको ये सिद्ध करना है, इसलिए समझने आना चाहिए। सह अभाज्य संख्या कहने का मतलब होता है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही केवल होना चाहिए, है ना, 1, केवल 1 होना चाहिए। HCF केवल 1 होना चाहिए, यानी कि दूसरा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि A में हम भाग केवल 1 से ही दे सकते हैं, और B में केवल 1 से ही भाग दे सकते हैं। एक केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक ही है जो दोनों में भाग दिया जा सकता है ना। अगर सहअभाज्य नहीं होता तो क्या होता, ये एक के अलावा कोई ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है जो दोनों में भाग लग जाता। जैसे A में 1 से तो लगता ही, B में 1 से लगता ही, साथ में कोई और संख्याएं हो सकती थी, जैसे 2 से देते तो लग जाता, चाहे 12 से देते लग जाता। तो सहअभाज्य कहने का मतलब होता है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक ही होना चाहिए जो दोनों संख्याओं में भाग दे, केवल एक, बस, दूसरा कुछ भी नहीं, उसी को बोलते हैं सहअभाज्य संख्या, है ना। और यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे 2, 3 ये दोनों सहअभाज्य संख्या का पेयर है, दोनों, है ना। इसके HCF अगर कहेंगे तो 1 के बराबर आएगा, यही होता है सहअभाज्य संख्या। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं। सहअभाज्य संख्या कहने का मतलब है दोनों में कॉमन गुणनखंड, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, वो केवल एक होना चाहिए। एक के अलावा दुनिया में ऐसा कोई संख्या ना है जो दोनों में भाग दिया जा सके, दोनों से कट जाए, है ना। एक और आपको बताते हैं, जैसे 2/3 देखिए, तो 2/3 को अगर आपको काटना है किसी संख्या से, तो केवल एक वह संख्या है जिससे दोनों को काटा जा सकता है। एक से काटेंगे तो 2 मर्तबे, एक से काटेंगे तो 3 मर्तबे। लेकिन अगर यहीं पे अगर आप लिखें 4/6 लिखेंगे तो 1 से तो कट ही जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा। देखिए 2 दूनी 4 और 2 3 6, मतलब 4 और 6 जो है 2 से भी कट जा रहा है। तो इसलिए 4 और 6 जो पेयर बनेगा, यह सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। सहअभाज्य संख्या होने के लिए एक TNC है कि उसका HCF 1 है, इसका मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही है केवल, दूसरा दुनिया में ऐसा कोई संख्या ना है जो संख्या उस दोनों को काट दे या उस संख्या से उस दोनों में भाग लग जाए, है ना। तो यही बात है, इसको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बात है। अब हम जानते हैं, इसको हम मान लेते हैं, तो इससे क्या होता है, इस अवधारणा से कि A और B को भाग देने वाला कोई ऐसा संख्या प्राप्त हो जाए एक के अलावा भी, तो ये सिद्ध हो जाएगा।
कि यह सहाभाज्य नहीं है, तो अवधारणा के अनुसार यह हमारा गलत कॉन्सेप्ट है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या होगा। ऐसे ही प्रमाण देना होता है। देखिए कैसे लिखते हैं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ जब हम वर्ग करेंगे तो क्या होगा, √3 और a बटा b है, इसको दोनों तरफ वर्ग करना है। वर्ग करने का क्या मतलब है, स्क्वायर ऐसे करते हैं। अब ऐसा अगर हम करें तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 गुना √3, है ना, 3 प्राप्त होगा, और यहां पर a स्क्वायर बटा b स्क्वायर प्राप्त होगा। हमको जरूरत है इसलिए हम इसको इधर लाते हैं और 3 को नीचे ले जाते हैं, है ना। इसका मतलब ऐसे भी लिखा जा सकता है ना। दरअसल यही बात मैं कह रहा था। और इसी को हम फिर b स्क्वायर बराबर a लिख सकते हैं, a स्क्वायर बटा में 3। इससे क्या प्राप्त होगा कि a स्क्वायर को हम 3 से भाग दे रहे हैं तो प्राप्त हो रहा है b स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि a स्क्वायर, है ना, इसका मतलब ये हुआ कि a स्क्वायर 3 से विभाज्य है। विभाज्य है, विभाज्य है कि नहीं, बोलिए कैसे, कि 3 से भाग दे रहे हैं तभी ना पूरा पूरा कट जा रहा है, बराबर में क्या आ रहा है, b स्क्वायर आ रहा है। मतलब कि a स्क्वायर 3 से विभाज्य है। a स्क्वायर मतलब a का वर्ग 3 से विभाज्य है। तो एक नियम होता है कि अगर किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाज्य हो तो वह संख्या भी गिवन संख्या से विभाज्य होगा। इसलिए a भी 3 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। एक थ्योरम होता है। अब इसको समझना चाहे तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता। देखिए मान लीजिए कि आपके पास 6 एक संख्या है, इसका वर्ग कर देते हैं। 6 का स्क्वायर जो है वो 2 से विभाज्य है, 3 ले लेते हैं, सपोज 2 3 कुछ भी ले, दोनों लेके दिखा देते हैं। 6 स्क्वायर देखिए 2 ले लेते हैं एक बार। अब क्या हो जाएगा, 36, 3 से काटेंगे कितना आएगा, 12। तो देखिए 3 भाग दे रहे हैं 6 के स्क्वायर में तो कट जा रहा है, तो क्या 6 में भाग देंगे 3 से तो ना कटेगा, आएगा 2 आएगा। इसी तरह से इसको देखिए 36 में जब 2 से हम भाग दे रहे हैं तो आ रहा है क्या, 18 दूनी 36, तो क्या 6 2 से नहीं कटेगा, आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी संख्या का स्क्वायर यदि किसी संख्या से कट रहा हो तो वह संख्या भी उस संख्या से कट जाएगा, है ना। तो इसलिए a स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो a भी 3 से विभाज्य होगा, है ना। और इस चीज को हम क्या करते हैं, एक समीकरण 1 मान लेते हैं। इस चीज को अगर चाहे तो आप ऐसे बॉक्स बनाकर भी रख सकते हैं और इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 1। अब क्या कर सकते हैं, इस बात को समझिएगा। यहां पे अगर आप चैनल पे सचमुच न्यू आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी टाइप के वीडियो आपको मिलेगा और इंटरेस्टिंग वीडियो हम बनाने की कोशिश करेंगे। आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए यहां लिखते हैं, क्या करेंगे, अब a भी 3 से विभाज्य होगा। अब हम a बराबर 3c ले सकते हैं, जहां c बराबर कोई पूर्णांक, जहां c बराबर पूर्णांक लिखते हैं, जहां c बराबर पूर्णांक, है ना। आपको डिफरेंशिएट पता चल रहा है, ये देखिए ये ऊपर दूसरा है ना, और ये दूसरा बॉक्स। देखिए अब कहेगा इसका क्या मतलब, अब हम a बराबर 3c कैसे लिख सकते हैं, a के स्थान पर 3c कैसे लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि a स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो a भी 3 से विभाज्य है, मतलब a बटा 3 लिख सकते हैं। अब समझिए ये हमने क्यों लिखा, a बटा 3 मतलब a 3 से विभाज्य है तो क्या हो सकता है a के स्थान पर, इसका मतलब ये हो सकता है कि 3 गुना 1 होगा तभी तो 3 से विभाज्य हुआ होगा, तो कट गया होगा, 1 आ गया। इसका मतलब हो सकता है कि a बटा 3 के स्थान पर हो सकता है कि यहां पर 3 गुना 2 हो, तभी तो काटेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा और 2 आ जाएगा। हो सकता है कि a के स्थान पर 3 गुना 3 हो, तभी तो कटेगा तो फिर 3 आ जाएगा। अब सिंपल से समझिए कि a को अगर 3 विभाज्य कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि कुछ भी यहां पे पूर्णांक हो सकता है, गुना के रूप में हमेशा 3 रहेगा ही रहेगा। मतलब एक 3 रहेगा और यहां पे कोई एक संख्या रहेगा
जिससे हम गुना करते जाएंगे, जितना मन उतना गुना करते जाएंगे और 3 उसको फिर भी काटते रहेगा। समझे नहीं समझे? एक बार फिर से देखिए, a/3 मतलब a विभाज्य है 3 से, तो इसका मतलब यह हुआ कि a के स्थान पर क्या हो सकता है, 3 गुना 1 हो सकता है, 3 गुना 1 हो सकता है, और तब 3 से काटेंगे विभाज्य हो जाएगा। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि 3 गुना 2 भी हो, पूर्णांक में होगा ना, दशमलव कर देंगे तो विभाज्य होगा। यहाँ पर इसमें गुना कर दे 0.3 से तो कटेगा, गुना हो जाएगा, फिर पूर्ण रूप से कटेगा ही नहीं, विभाजित नहीं हो पाएगा। तो यहाँ जब भी कुछ संख्या होगा तो 3 पहले रहेगा गुना के रूप में, और यहाँ पे कोई ना कोई पूर्णांक ही आएगा, और जिसको हम 3 से भाग देंगे तो कटेगा। इसलिए a 3 से विभाज्य है तो हम लिख सकते हैं कि a बराबर 3c, एकदम ले सकते हैं, जहां पर c क्या होगा, कोई ना कोई पूर्णांक होगा। बोलिए हाँ या नहीं? अगर समझ में आया तो कमेंट करिए कि हाँ, हाँ सर समझ में आ गया। अब देखिए आगे हम इसको बढ़ाते हैं, है ना, आगे बढ़ाते हैं। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में a बराबर 3c रखने पर बताइए क्या प्राप्त होगा। अगर आप रखेंगे तो समीकरण 1 में 3c रखने पर तो b स्क्वायर तो पहले से है, और यहां पर a स्क्वायर है, मतलब a, तो a के स्थान पर क्या आ जा रहा है, 3c। देखिए a यहां पे है, यहां भी है, तो a के स्थान पर 3c, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे ना, स्क्वायर बटा क्या आएगा 3, तो 3। समीकरण 1 में हमने a का मान 3c रख दिया। अब जैसे रख दिए तो क्या प्राप्त होगा, b स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर बटा 3। इसको काट दे क्या, तो काटेंगे तो 3 प्राप्त होगा। अब देखिए b स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर। अब क्या करते हैं देखिएगा, b स्क्वायर इस 3 को इधर लाते हैं, यहां गुना में है तो भाग में आ जाएगा c स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि b स्क्वायर 3 से विभाज्य है, मतलब कि 3 से हम भाग दे रहे हैं b स्क्वायर में तो c स्क्वायर आ रहा है ना, इसलिए b स्क्वायर 3 से विभाज्य है ना, इसलिए b भी 3 से विभाज्य होगा, b भी 3 से विभाज्य होगा। अब मेन बात आता है, इसको ध्यान से समझिएगा, कॉन्ट्रडिक्शन देखिए कैसे उत्पन्न होगा। हमने माना था कि a और b सहअभाज्य संख्या है जहां पर उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा कुछ भी ना है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि a में यहां भाग दे रहे हैं तो 3 से लग जा रहा है, यहां पर b में भाग 3 से लग जा रहा है ना। इसको आप समीकरण 2 मान सकते हैं। समीकरण 2 देखिए, समीकरण 1 और 2 से आपको क्या दिख रहा है कि a में 3 से भाग लग जा रहा है, b में 3 से भाग लग जा रहा है, मतलब a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 भी है ना हुआ। क्यों, हम यहां पर मान क्या है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 है, लेकिन उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 कब होता है, 1 के अलावा कुछ भाग लगे ही नहीं, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि 3 से भाग दे रहे हैं तो a कट जा रहा है, 3 से भाग दे रहे हैं तो b कट जा रहा है, c आ जा रहा है स्क्वायर, यहां पर b स्क्वायर आ जा रहा है, मतलब कि a में हम भाग दे रहे हैं 3 से तो a कट जा रहा है, अब b में 3 से भाग दे रहे हैं तो फिर b भी कट जा रहा है, मतलब कि a और b में हम भाग 3 से दे रहे हैं तो दोनों विभाजित हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि a और b का कोई ना कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा भी है जो कि 3 है, और जब 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो इस मान्यता के अनुसार तो गलत हो जा रहा है ना। तो इसी बात को यहां पे आपको बस लिख देना है, क्या लिखिएगा, समीकरण 1 व समीकरण 2 से एक और 2 से क्या प्राप्त हो रहा है, a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड
गुणनखंड एक के अलावा तीन भी है, इसलिए ए और बी जो है सह अभाज्य गुणनखंड नहीं है, सह अभाज्य नहीं है, ये बात लिखेंगे, है ना। समीकरण 1 और 2 से क्या प्राप्त हुआ कि ए और बी लिखेंगे, क्यों नहीं, सॉरी, ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा तीन भी है, इसलिए ए और बी सहअभाज्य नहीं है। तो ऐसा विरोधाभास कैसे उत्पन्न हो गया? क्योंकि हमने ये शुरू में मान लिया था कि √3 एक परिमेय संख्या है ना। तो इसलिए आप ये इस बात को आप आगे क्या लिख सकते हैं कि ए और बी सहअभाज्य संख्या नहीं है, तो ये तो विरोधाभास प्राप्त हो गया। हमने माना था कि ये सहअभाज्य है, यहां पर प्राप्त हो रहा है कि सहअभाज्य नहीं है। तो सहअभाज्य नहीं है, यह क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि हमने माना था कि √3 जो है एक परिमेय संख्या है ना। तो हम यहाँ पर ऐसे ये बात भी लिख सकते हैं, देखो भाषा आप आराम से लिख सकते हैं, बस अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आना चाहिए। भाषा आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट तथ्य आपको ध्यान में रखना है। आपके सर ने जो लिखवाया है भाषा वो भी एकदम सही है, इसमें कोई शक नहीं है। इसे इतर भी जा सकते हैं, अलग तरीके से भी इसको प्रूफ किया जा सकता है। प्रूफ करने में तो ये तो इंटरेस्टिंग बात होता है। तो देखिए ए और बी सहअभाज्य नहीं है, तो यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हो रहा है? विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि यह हमारी मान्यता के विपरीत है, यह हमारी मान्यता के विपरीत है। बोलिए मान्यता के विपरीत क्यों? क्योंकि यह जो है सहअभाज्य नहीं है और यहां हमने माना था सहअभाज्य है, तो विपरीत हो गया कि नहीं? तो यह हमारी मान्यता के विपरीत है, अतः स्पष्ट है कि स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अतः स्पष्ट है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड। यहां पे आप क्या लिख सकते हैं? अतः स्पष्ट है या निष्कर्ष निकलता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। भाषा कुछ भी लिख सकते हैं, बस आपको अंडरस्टैंडिंग समझ में आना चाहिए। आशा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट भी करिए, कोई दूसरा क्वेश्चन फिर से हम आपको बना सकते हैं। हालांकि निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं एक VBA नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।